नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए, हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। जी हां, आज का दिन बेहद खास है। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज रात लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण एक चूंकि खगोलीय घटना है, इसलिए इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह की खगोलीय घटनाओं के दौरान सावधानी बेहद जरूरी होती है। चंद्र ग्रहण का काफी धार्मिक और ज्योतिषीय साथ ही साथ खगोलीय महत्व भी माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाला है। इसके बाद अगला ऐसा अवसर सीधे 31 दिसंबर 2028 को मिलेगा। इस चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों के खास योग बनने वाले हैं, जिससे कि कई अनोखे और दुर्लभ संयोग जुड़े हुए हैं और तमाम राशियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके बारे में हम अपने मेहमानों से जानेंगे और इस चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक और साथ ही साथ खगोलीय महत्व के बारे में भी हम अपने एक खास मेहमान से जानेंगे। सात सितंबर यानी आज की रात चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगा था, लेकिन ये भारत में नहीं दिखाई दिया था। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 से रात 1:26 तक रहेगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। रात 11:42 पर ग्रहण चरम स्थिति में होगा। इसका सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो चुका है, जो ग्रहण के साथ खत्म होगा। खगोल वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का चंद्र ग्रहण खास है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी से चंद्रमा खून की तरह लाल और नारंग रंग में नजर आएगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में हो। जब पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्रमा गहरा लाल रंग का दिखाई देता है। इस अवस्था को ब्लड मून कहा जाता है। ये चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया के कई देशों समेत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों में दिखेगा। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हो रही है और पितृपक्ष का समापन सूर्य ग्रहण से होने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ऐसे में इस बार के पितृपक्ष का महत्व भी काफी माना जा रहा है। ग्रहण के दौरान दान का भी विशेष महत्व है। जानकारों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान दूध, दही, चीनी और चांदी जैसी सफेद चीजें दान करना लाभकारी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले आपको बता दें शुरू हो जाता है और फिलहाल सूतक काल चल रहा है, जबकि सूतक का समापन ग्रहण खत्म होने पर होता है। ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस दौरान राहु और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और सूर्य, बुध और केतु की चंद्रमा पर दृष्टि भी रहेगी। आज भाद्रपद पूर्णिमा है और आज से पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, इसलिए लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस बार लगभग 100 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है जब पितृपक्ष का आरंभ चंद्र ग्रहण के साथ हो रहा है और पितृपक्ष के दौरान ही 21 सितंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। पितृपक्ष की शुरुआत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जबकि पितृ विसर्जन के समय सूर्य ग्रहण लगेगा। बहरहाल आज लगने जा रहे चंद्र ग्रहण की इस खगोलीय घटना इसलिए भी ये खास है क्योंकि वर्ष 2018 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत के सभी हिस्सों से पूर्ण चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और साथ ही साथ गुड न्यूज टुडे पर ये महा कवरेज आप देख रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। आज हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में प्रणव शर्मा जी, जो कि एस्ट्रोनॉमर हैं। प्रणव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने में इस चर्चा के लिए। साथ ही साथ श्रुति खरबंदा जी, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। श्रुति जी, बहुत स्वागत है। प्रतीक भट्ट जी, एस्ट्रोलॉजर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के भी लिहाज से जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ साइंटिफिक
जो एस्पेक्ट है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और हर बार गुड न्यूज टुडे यही दिखाता है और यही बताता है और दोनों ही पहलुओं को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले प्रणव जी के पास ही आते हुए, प्रणव जी सबसे पहले तो बताइए कि आज जो कुछ भी घटित होने वाला है, खगोलीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, एस्ट्रोनॉमी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आज किस तरह से हम इस चंद्र ग्रहण को देख पाएंगे, या फिर खास करके एस्ट्रोनॉमी में जो बच्चे बहुत दिलचस्पी रखते हैं आजकल, वो किस तरह से इसे देख पाएंगे? चंद्र ग्रहण की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके लिए आपको कोई भी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पूरे भारत से दिखेगा। एस्ट्रोनॉमिकली कोई बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत वंस इन अ ब्लू मून वाली कोई घटना नहीं है, बल्कि एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन के लिए एक्लिप्सेस काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं। जो इतिहास हमें बताता है, खासकर कि भारतीय इतिहास जो हमें बताता है, पिछले 50 साल में हमने जो मेजर साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स लिए हैं और जितना भी हमने सुपरस्टिशन को ख़त्म करने की जितने बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं, वो सब एक्लिप्सिस के दौरान हुए हैं, जब लोगों ने जाके देखा है और उन्हें समझ में आया है कि हाँ, कि इस तरह की कॉस्मिक एंजाइटीज की जरूरत है नहीं। ये एक खगोलीय घटना है और उसको खगोलीय घटना की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल आएंगे आपके पास प्रणव जी। तो देखिए, जो साइंस है वो अपनी तरह से सारी चीज़ों को देखता समझता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं और ये हम भूलते नहीं हैं कि हमारे यहाँ जो विज्ञान है, जो एस्ट्रोनॉमी है, लेकिन साथ ही साथ जो ज्योतिष विज्ञान है, वो भी विज्ञान का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने सटीक अध्ययन के बल पर हमें हमेशा सही जानकारियां देता रहा है समय समय पर। प्रतीक जी, आपके पास यहां पर आते हुए, आज का दिन कई मायनों में अहम है अगर ज्योतिष शास्त्र की तरफ से भी देखा जाए तो। ये बताइए कि क्योंकि अब ये कहा जा रहा है एक तो आज के दिन के बाद कि अब इसे हम देख पाएंगे भी तो 2028 में देख पाएंगे, एक लंबा समय, लंबा अरसा, लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। ज्योतिष वेदों का अंग कहा गया है और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी साथ साथ चलते हैं। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है, पिछले 2 साल में चंद्र ग्रहण हमने नहीं देखा भारत में दृश्य, अगले 3 साल तक नहीं देख पाएंगे। और इस दिन खास तौर से जब शतभिषा नक्षत्र पर ग्रहण लगा हो, शतभिषा नक्षत्र पर शुरू हो रहा है। देखिए, ग्रहण को लगाने की 2 ही वजह होती हैं। सूर्य और चंद्र जब दोनों ही ग्रहण लगते हैं, उसकी 2 ही वजह है, राहु या केतु। या तो राहु साथ आएगा या केतु साथ आएगा, तब ग्रहण होगा। और ग्रहण श्रृंखला में आते हैं श्वेता जी। तो अभी चंद्र ग्रहण आया तो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है। वो भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन सूर्य तो एक ही है संसार के लिए, तो निश्चित तौर पर इम्पैक्ट उसका भी होगा। तो ये जो चंद्र और सूर्य ग्रहण है, इस बार ये चंद्र ग्रहण इसलिए इंपॉर्टेंट हो चला कि राहु के नक्षत्र, राहु क्या है? मोह माया मिथ्या, छलावा, दिखावा, बहकावा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो आपकी छाया होती है वो आपसे आगे ही चल रही होती है, और आप जहां उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वो 2 कदम फिर आगे बढ़ जाती है जब आप आगे बढ़ते हैं। तो यही राहु है। तो इसीलिए जो भ्रम की स्थिति है आज के दिन में, ये थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी ज्योतिष के लिहाज से। लेकिन मैं हमेशा ही खंडन करता हूं, क्योंकि गुड न्यूज टुडे कोई भी भ्रांतियां नहीं फैलाता है। आपके माध्यम से श्वेता जी मैंने कई बार इसलिए वैज्ञानिक पहलू बताया, तो आज भी वही बता रहा हूं। वराह मिहिर ने सबसे पहले ग्रहण और प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा वायु वेग में परिवर्तन आता है जब भूकंप आता है। और इसको साइंटिफिक तरह से समझे, गुरुत्वाकर्षण आप अच्छे से जानती है जी, 9.8 उसकी वैल्यू होती है, उस पर फर्क आता है। तो उस वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कोई ग्रहण हुआ ही नहीं आज तक जिसके अगले विदिन वीक भूकंप ना आया हो, सुनामी ना आया हो। और इस बार कुंभ राशि में है शतभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। जो भी लोग कुंभ राशि में जन्मे हैं, पूर्व भाद्रपद में जन्मे हैं, शतभिषा में जन्मे हैं, उनको तो इशू होंगे, लेकिन इशू कब और कहां होंगे? जो उन तटीय इलाकों में है जहां सुनामी का खतरा है। ऐसे एरिया जहां भूकंप, जैसे कि नेपाल का एरिया बहुत ज्यादा भूकंप एक्टिव रहता है, वहां प्रॉब्लम है। लेकिन आप कहें कि 130 करोड़ लोगों में 13 लाख लोगों की अगर कुंभ राशि सब परेशान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको अपना, मतलब आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं चीजों को। आप अपने उपाय करते रहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का पाठ करिए। चंद्रमा ग्रसित है, ग्रहण में बोलते हैं, ग्रह आपकी समस्याएं भी ग्रहण कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर ओम नमः शिवाय, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः, इसका ज्यादा से ज्यादा पाठ करिए।
और जो लोगों की नाइट शिफ्ट है, ये प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस, बिल्कुल। जो जैसे श्वेता जी आप आज पूरी कहीं ना कहीं मेहनत से, आप मुझे लगता है आज 1 बजे के पहले आप नहीं जा रही हैं, तो आप क्या कर सकती, ना सूतक काल हो सकता, ना आप कोई और काल बना पाएंगी। तो मुझे लगता है कर्म की पूजा होती है, तो इससे बड़ा तो कोई कर्म है नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रुति जी बोल रही होंगी या श्वेता जी बोल रही होंगी, जब मैं बोल रहा हूँ श्वेता जी, मैं तब कहूंगा आप सबको नमः शिवाय, चाहे हम और आप हों, नमः शिवाय का पाठ कंटिन्यू हम जाप कर सकते हैं, बीच में जाप किया जा सकता है, मानसिक जाप। जी बिल्कुल। श्रुति जी, यहाँ पर आपके पास आते हुए, आज के दिन को ये भी बताया जा रहा है कि आज न सिर्फ आखिरी चंद्र ग्रहण है, बल्कि कई सारे योग भी आज के दिन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है शायद पहली बार या बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है कि पितृपक्ष की भी शुरुआत आज से ही हो रही है। देखिए, अपने आप में सबसे बड़ा संयोग तो यही है कि ग्रहण उस दिन पड़ रहा है जिस दिन पूर्णिमा, वैसे तो पूर्णिमा के दिन पड़ता ही है, लेकिन श्राद्ध की शुरुआत हो रही है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए, जैसे हर साइंस होती है, वैसे ज्योतिष भी हम कहते हैं कि साइंस है। हमने छोटे छोटे जो पैटर्न्स हैं उसको मैप किया, कहीं ना कहीं वो इवॉल्व होते होते यहाँ आई, तो हमें ये लगा कि देखें, योग, हम कुछ योग बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत ऑब्सोलीट हो गए, तो योग की बजाय हम ये देखते हैं कि ग्रहण देखिए हर साल लगता है, देश में दिखे ना दिखे वो बात अलग है, क्योंकि सूर्य जब गोचर में रहेंगे, गोचर मतलब ट्रांजिट में, मूवमेंट में जो हमें दिखता है पृथ्वी के नजरिए से, तो वो जाए गुजरेंगे जरूर। एक अमावस्या का दिन पड़ जाएगा राहु या केतु के पास से, तो वो ग्रहण लग जाएगा। देश में दिखाई ना दे वो अलग बात है। तो खास क्या बनाता है उस ग्रहण को, उस समय के, उस वक्त के ग्रह गोचर उसको जो है खास या अच्छा, अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं, तो वो देखने वाली बात होती है। और अगर हम इस बार का ग्रहण भी देख लें तो कई राशि वालों को आर्थिक लाभ होते हुए भी हमको दिखते हैं। देश दुनिया के हिसाब से हम देख लें तो देखें, अभी तक भी हमने देखा है कि जो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हुई है या भूस्खलन जिसे हम कहते हैं, या बहुत बाढ़ आई है, बारिश हुई है, मुझे लगता है कि अब जो है इस ग्रहण के बाद उस चीज़ में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट्स, चोट, वो सब तरह की चीज़ें, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं वो मुझे बढ़ते हुए दिखते हैं, ख़ास तौर से 13 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के बीच में। और उसमें भी ख़ास तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो वो नवंबर का जो महीना है वो बहुत ध्यान से विचरण करने वाला है, क्योंकि ग्रहण का वो असर रहता है 3 महीने तक, और ख़ास तौर पे तब पेयर्स में पड़ता ही है। अभी चंद्र ग्रहण है तो 21 सितंबर को जो है आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो उस तरीके से हम जो है गणना करते हैं कि अब इस राशि में पड़ा है तो उसका ये प्रभाव मोटा मोटा एक ऊर्जा बनती है, तो उस तरह की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक लाभ भी बहुत दिखाती है, तो वो इस तरह से बनते हैं आपके लिए लाभ की पहले नुकसान की स्थिति होती है। वो स्थिति इस तरह की बनती है जिसमें से आप लाभ निकाल के लेकर आते हैं, कहीं छुपी हुई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि ये व्यापार के मद्देनजर जो है, कई लोगों के लिए, श्रुति जी जो आप बात कह रही हैं, कई लोगों के लिए ये जो मौका है, जो चंद्र ग्रहण है, वो लाभ लेकर के आ सकता है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि के लोगों के लिए खास तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो मेष राशि के लिए आर्थिक लाभ, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लाभ जो है, उनके लिए ये समय इस लिहाज से जो है बहुत अनुकूल है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि 3 महीने का असर हम देख के चलते हैं तो नवंबर के महीने में थोड़ा सा वाद विवाद में और ट्रैवल करते हुए वो जो है ध्यान उसमें देने की जरूरत है। चलिए, राशिवार हम अलग अलग जानेंगे ही, और उससे समझ में भी आएगा कि राशिवार अगर हम देखें तो हर जो जातक है, अलग अलग जातक है, उनके लिए ये ग्रहण क्या लेकर के आया है। एक बार प्रणब के पास फिर से चलते हुए, प्रणब देखिए, जो खगोलीय विज्ञान है वो अलग ढंग से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, हम भी समझते हैं उसको एक अलग ढंग से। बच्चे भी स्कूलों में जो पढ़ाई उनकी भी होती है वो बिल्कुल डिफरेंटली बताया जाता है उस चीज़ से जो चर्चा अभी स्टूडियो में हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो साइंस है सिंपली वो कहता है कि भाई आप ही ने अभी कहा कि इस चंद्र ग्रहण को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र है वो कहता है कि इसकी मनाही है, आपको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। आपके उसके पीछे लॉजिक्स क्या है? एक बहुत अच्छी खूबसूरत एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाता है। हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेले स्कैटरिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको मून रेड दिखता है, क्योंकि ब्लू एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और रेड स्कैटर होता है। तो वो
चंद्रमा पे पड़ता है जिसकी वजह से वो लाल दिखता है वगैरह वगैरह। अब आप इसे ना देखना चाहें तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। आप इसमें कोई साइंटिस्ट किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। आपको देखना है आप देखिए, आपको नहीं देखना है आप मत देखिए, पर प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकती है साइंस कि आपको नहीं देखना चाहिए। ये सब बात हमने। लेकिन आज के चांद की अगर बात कर रहे हैं तो आज का चांद बताया जा रहा है कि ये ब्लड मून और साथ ही साथ सुपर मून होने वाला है जो देखने में होगा। इट विल अपीयर क्लोजर, इट विल अपीयर बिगर। वो बड़ा दिखेगा क्योंकि वो पास दिखेगा, और वो लाल इसलिए दिखेगा क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि रेले स्कैटरिंग की वजह से जो ब्लू और वायलेट लाइट होती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली स्कैटर होती है, वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अपना आसमान नीला दिखता है। और जो बाकी लाइट है जो रेड और ऑरेंज स्पेक्ट्रम की है वो चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होगी, वो आपको वहां दिखेगी, इसलिए वो लाल दिखेगा। इसमें ऐसा कोई मैजिकल कुछ आउट ऑफ द विंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा नॉन इंट्यूटिव सुनाई दे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीज है, आप देख सकते हैं, खूबसूरत चीज है। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने पढ़ा होता है लूनर इक्लिप्स और वो अपनी आंखों से सामने देख सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो चीज वो पढ़ रहे हैं। आप प्रिस्क्रिप्टिवली तो कोई नहीं कह सकता कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे आपके पास प्रणव। हमारे साथ स्टूडियो में आपको बता दें वानिया आर्या जी भी जुड़ चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वानिया आर्या जी। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और वानिया जी, आप अभी जो चर्चा की हमारी शुरुआत हुई है उसमें देखिए, हर बार जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, जो इंसान विज्ञान पढ़ रहा होता है, साइंस पढ़ रहा होता है या उससे जुड़ा होता है, तो उसके सोचने समझने का या फिर उसके जो लॉजिक्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं बिकॉज हमने भी स्कूलों में पढ़ाई की है इस चीज की। और जाहिर सी बात है, जो ज्योतिष शास्त्र है हमारे यहाँ, वो ज्योतिष शास्त्र एक अलग ढंग से अध्ययन करता है तमाम चीजों की, तो उसको सोचने समझने और साथ ही साथ उसको डिस्क्राइब करने का भी तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो वानिया जी, अगर हम आपसे यहाँ पर समझना चाहे, आज के दिन को हम यानी कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मान रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 500 सालों बाद कई ऐसे योग बन रहे हैं जो आज के दिन बन रहे हैं, और अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एक तरह से चर्चा का भी विषय है और अध्ययन का भी विषय है। आप आज के दिन को कैसे देख रही हैं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो चंद्र ग्रहण है, इससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी गोज हैंड इन हैंड, इट्स ओनली द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, येट बोथ आर राइट एट देयर ओन प्लेसेस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि साल का ये जो है आखिरी चंद्र ग्रहण है, और ये वो चंद्र ग्रहण है जो इस साल में पहला चंद्र ग्रहण जो विजिबल है। दूसरी बात, आज का ये जो चंद्र ग्रहण है ये ब्लड मून भी कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत सारी सावधानियां जो है आपको बरतने की ज़रूरत है। ट्रांजिट की अगर बात करते हैं, ट्रांजिट पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंभ राशि का ये ग्रहण है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो है ये ग्रहण लगेगा, तो कुछ पर्टिकुलर ज़ोडियक्स को भी बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कब लगता है चंद्र ग्रहण? जब जो है अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो प्रकाश है जो उसे सूर्य से मिलता है वो नहीं आता, क्योंकि अर्थ बीच में आ जाती है, सारे एक ही धुरी पर आ जाते हैं, सारे एक ही एक्सिस पर आ जाते हैं। ये जो रेड मून है इसकी विजिबिलिटी आप लोग अगर देखेंगे तो 11 बजे के बाद आपको बहुत हाई विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस ग्रहण की बात करते हैं तो ये 4 फेजेस में है। किसी फेज में जो स्टार्टिंग होगी वो आपको थोड़ा सा ब्लर्ड दिखेगा, बाद में जो है ये क्लैरिटी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आगे बात करते हैं रेड मून की कि किस तरह से ये आपको दिखेगा। जैसे आप एक कॉपर होता है, जो एक कॉपर के बर्तन को हम थोड़ा सा मांझते हैं तो जो कलर आता है उस तरह का आपको जो है ये रेड मून जो है इस तरह का आपको विजिबल होगा। डेफिनेटली ये जो है खतरनाक, इस टाइम पर जो है आप अगर बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, चंद्रमा आपके मेंटल हेल्थ का कारक होता है, चंद्रमा आपके इमोशनल हेल्थ का
कारक होता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस टाइम पर, अभी तो सूतक चल रहा है क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले जो है लग जाता है। तो अभी हम सूतक काल में हैं और ग्रहण अभी थोड़ी देर में हमारा शुरू हो जाएगा। 3.5 घंटे का लगभग जो है इस ग्रहण का आपका ड्यूरेशन रहेगा। उस ड्यूरेशन में अगर आप मानसिक जाप करते हैं, अगर आप मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न भी है, जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, आपके ब्रेन नर्वस सिस्टम से हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो होता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। तो इस टाइम पर अगर आप मानसिक जाप करते हैं, मंत्रों का जाप, मेडिटेशन करते हैं, अपने इष्ट देव को अगर आप याद करते हैं, या फिर जो है आप गुरु मंत्र करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ हमें जीवन में एक प्रोटेक्शन देती है, एक शील्डिंग देती है और एक कवच देती है। इसके अलावा जो है जब ग्रहण पीक पर होगा तो हो सकता है उस टाइम पर आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़े, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी जीएनटी के माध्यम से कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे नहीं आता, इसका इम्पैक्ट एनिमल किंगडम पर भी आता है, इसका इम्पैक्ट प्लांट किंगडम पे भी आता है। बहुत सारी रिसर्चेस में एनिमल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइम पर कि इस टाइम पर दिन है या इस टाइम पर रात है। यानी कि वानिया जी, यानी कि पूरे यूनिवर्स में एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण है पूरी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो देखने को मिलता है। प्रतीक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर बाद ग्रहण काल जो है उसकी शुरुआत होगी कुछ ही समय बाद, लेकिन बात आई सूतक की, क्योंकि कई लोग जो है इस वक्त हमें देख रहे हैं और इस बार ये बहुत ही क्लियर है, कई जितने भी महानगर है उस सब में देखे जा सकते हैं। इस बार ज्यादा से ज्यादा जगहों पर लोग जो है वो सीधे देख सकेंगे चंद्र ग्रहण, वहां पर लगेगा। तो सूतक का भी उतना ही मान है, उतनी भी मायने हैं। 9 घंटे पहले, जैसा कि वानिया जी ने भी बताया कि 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सूतक खास करके क्या होता है, आप क्या समझते हैं ज्योतिष विज्ञान में, शास्त्र में सूतक के बारे में, और साथ ही साथ इस दौरान क्या करना चाहिए वो भी बताएं। देखिए, सूतक ऐसे समझना होगा हमें, चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। तो जैसे कि आप, हर आदमी बड़ा परेशान है कि मुझे क्या 11 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2.5 दिन, एक दिन पहले आ गया था कुंभ राशि में, तो क्या कल भी नहीं सोएंगे, आज भी नहीं सोएंगे, क्या आधे दिन कल भी नहीं सोएंगे? नहीं पॉसिबल है। तो सूतक काल क्या होता है कि मंदिर, सारे शुभ कार्य, एक सूर्य का 12 घंटे का और चंद्रमा का 9 घंटे का होता है, जब एकदम प्रछाया में उस ग्रह के करीब आने लगता है। जब सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एकदम एक सीध में आने लगती है, उसके कुछ देर पहले 9 घंटे का निर्धारण सूतक काल का चंद्रमा का हुआ और सूर्य का 12 घंटे का। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि आपको ये चीज समझनी होगी। सूतक काल का अर्थ सिर्फ इसलिए है कि इस समय ये जो ग्रहण है हैवीली इम्पैक्ट देना शुरू हो चुका है 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का। तो अब आपको मंदिर के कपाट, क्योंकि वहां पॉजिटिविटी लेने जाते हैं, वहां नेगेटिविटी है, क्योंकि इस समय ग्रहण की वजह से वो चंद्रमा में वो पावर नहीं रह गई, और निश्चित तौर पर वायु वेग में और जो भी रेज आपके पास आ रही उनमें परिवर्तन आया है। इस वजह से, उसकी वजह से मंदिरों में भी जो पूजा पाठ है वो बंद हो जाती है, कपाट बंद हो जाते हैं। तो सूतक काल का अर्थ सिर्फ इतना है कि ग्रहण से 9 घंटे पहले, इस बार 12:57 पे, क्योंकि नई दिल्ली में 9:57 पे ग्रहण शुरू होगा, सूतक काल लग गया। इस दौरान आप खाना पीना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी इधर जरूर डालिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बोली गई है, एंटीबैक्टीरियल तुलसी बोली गई है। लेकिन अब आप ये कहें कि इस दौरान सूतक लग गया, कुछ नहीं कर रहा है, वो गलत है। सूतक क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में प्रतीक जी ने बताया था, लेकिन सूतक के दौरान क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है, एक बार क्लैरिटी से समझ लेते हैं। प्रतीक जी, देखिए, चंद्र एक राजसिक ग्रह है। चंद्र खास तौर से जलीय तत्व का ग्रह है, जल पर उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो जल से संबंधित चीज़ें, चाहे शिकंजी हो, चाहे आपका शरबत हो, चाहे जूस हो, चाहे पानी हो, उसमें तुलसी दल जरूर डाल के रखिए। और जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा दूध की चीज़ों में लगता है, वहाँ तुलसी दल डाल के रखिए सूतक काल के दौरान। और जो भी आप पिए उनसे रिलेटेड चीज़ें पिए। इस दौरान निश्चित तौर पर तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तामसिक चीज़ें हो गई, नॉनवेज का सेवन हो या ड्रिंक्स हो, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब आपको सात्विकता, आप अगर हो ना हो डजंट मैटर, लेकिन आपको इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान ईश्वर को याद करना है, मेडिटेशन को याद करना है। तो सूतक जो 12:57 से शुरू हुआ और अब ये ग्रहण 1:29 तक जब चलेगा, 1:26 तक, तब तक अब आपको सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन का ये मतलब नहीं है कि आप उबली हुई लौकी खानी है, आप नॉर्मल खाना खाइए,
आप प्याज लहसुन भी खाना चाहते हैं खाइए, लेकिन नॉनवेज हो गया, अल्कोहल हो गया, किसी भी तरह का एडिक्शन हो गया, चाहे वो सिगरेट ही क्यों ना हो, इन सब चीज़ों से इस दौरान दूर रहना है। सूतक काल यही कहता है कि आप बाहर निकलें, सोच समझ के निकलें। गर्भवती स्त्री क्यों? क्योंकि वाटर बैग से लेके उनके शरीर में 75 से 80% पानी है, उनके मानसिक व्यवस्था में उतार चढ़ाव आएगा। इसलिए कहा जाता है घर के अंदर रहें, पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें। बाकी आप खा सकते हैं, दवा खा सकते हैं, रोगी बच्चे बुजुर्ग इन पर तो कोई सूतक काल नहीं लगता, ना लग रहा है। रोगी बच्चे बुजुर्ग और गर्भवती स्त्री कोई सूतक काल नहीं। और ये हर बार प्रतीक जी हम लोग बार बार कहते हैं और बहुत ही जोर देकर इस बात को कहते हैं कि देखिए जब भी इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं हम बहुत ही जोर देकर कहते हैं, जो प्रतीक जी भी कह रहे हैं कि देखिए सनातन में हर तरह, सनातन बहुत लिबरल है एक तरह से अगर देखा जाए तो, हर मामलों में वो बहुत ही लिबरल है। आपको कई चीजों की छूट होती है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हर हाल में आपको करना ही करना है। तो हमारे यहाँ जैसे बता रहे हैं अभी सूतक को लेकर विशेष जो बात कही गई है कि तुलसी दल के साथ साथ तो जितना भी खाने पीने की चीज है अगर आपके घर में है सब पे तुलसी दल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए वो तो बता रहे हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे हैं खास करके वो प्रोहिबिटेड, एक बार कहते हैं ना कि हम भाई वो जो है उनको कुछ नहीं होगा। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दवाएं उनकी चल रही है वो चलती रहेंगी। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह पे। श्रुति जी, आप यहां पर एनर्जीज की बात कर रही थी। सूतक तो है ही, उस दौरान जाप का भी विशेष महत्व है, लेकिन एनर्जीज है कुछ खास, उसके बारे में आप क्या बता रही थी? देखिए मैं ये बता रही थी कि सूतक पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। सूतक 9 घंटे ग्रहण के 9 घंटा पहले शुरू हो जाता है। ज्योतिष में ये पाया गया, देखिए मैं सिर्फ वो नहीं कहूँगी, कोई भी साइंस होती है 18वीं सदी में अलग थी, 19वीं सदी में अलग है, 20वीं सदी में वो और इवॉल्व हो गई और आगे बढ़ते बढ़ते जाती है। वैसे ही ज्योतिष, हमारे पास कई पुराने वैदिक काल के ऐसे शास्त्र हैं जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब वक्त के साथ साथ जैसे देश काल परिस्थिति बदलती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो बदलाव आते हुए हमको दिखे हैं। अब हम बात कर रहे थे सूतक की, तो देखें एनर्जीज कैसे काम करती हैं। जब 9 घंटा पहले लग जाता है, कोई भी प्लैनेट जो ट्रांजिट करता है, खासतौर पे चंद्रमा जो हर एक दिन में नक्षत्र बदल लेता है, तो उसकी जो एनर्जीज है वो 9 घंटा पहले फील होने लगती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं सिम्टम्स में पता लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सजगता का जो स्तर है वो क्या है, आपकी चेतना का स्तर क्या है। जब आप सीख लेते हैं, जैसे आपने ज्योतिष शास्त्र सीख लिया या आप किसी गुरु की कृपा के पात्र हुए हैं और आपको वो ज्ञान आ गया, आपका चेतना का स्तर जो है वो बढ़ गया, तो आप वो चीज़ें जो है ध्यान देने लगते हैं, नोटिस करने लगते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से जो है बच जाते हैं। तो हम एनर्जीज की यही बात कर रहे थे कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ये तब होता है जब आपको किसी बात का ध्यान नहीं होता। यूं इस तरह एक्सप्लेन कर देना कि ध्यान नहीं होता का ये भी बहुत कठिन है, क्योंकि ज्योतिष के जो छात्र हैं, मैं अपने आप को भी छात्र मानती हूँ और मुझे लगता है जो भी ज्योतिष सीखते हैं पूरे मन से उसको समर्पित हैं, वो हमेशा अपने आप को छात्र मानते हैं। तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम जो एनर्जीज हैं किसी भी प्लैनेट की पहले लग जाती हैं। जैसे जुपिटर की हम मानते हैं कि 2 महीना पहले है, शनि की 2 महीना पहले है, तो सिमिलरली इसकी भी वही एनर्जीज हैं। तो और मेरा ये खुद पर्सनली मानना है कि चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, जब आपको कुछ नहीं पता होता, बहुत चीज़ें आप ग्रहों के प्रभाव में करते चले जाते हैं। खेल रहे हैं, बतिया रहे हैं, घूमने चले गए हैं, आपने सोचा थोड़ी था कि ज़रा सी सीढ़ी थी तो वहाँ पे आपके पैर में मूंछ आ गई या किसी से वाद विवाद हो गया। तो जब आपको पता होता है कि चंद्रमा का गोचर यहाँ से हो रहा है, आज ग्रहण है, तो मन को थोड़ा शांत रखें, बहुत चीज़ें आपको दिखने लगती हैं, तो बहुत सारी नकारात्मकता से आप वहीं पे बच जाते हैं। इसका मूल जो है वो ज्योतिष का यही है, क्योंकि वही कहते हैं कि ज्योतिष और ईश्वर की ज्योति आपको दिखना शुरू हो जाता है। प्रणव जी थोड़ी मुस्कुराहट के साथ लगातार विंडो में हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रणव जी ये बताइए, आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज पे आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आपकी आवाज, आप म्यूटेड हैं। मुझे जो चीज दिखती नहीं मैं उस पर विश्वास नहीं करता, और जो चीज महसूस होती है उस पर करते हैं कि नहीं? दिखते तो ईश्वर भी नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करते? नहीं, मुझे विश्वास करने की जरूरत नहीं। मतलब जो चीज आपको गुरुत्वाकर्षण दिखता है, आप उस पर विश्वास नहीं करते? ये साइंस का ही क्वेश्चन है।
नहीं, मैं साबित कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये एक तो वही चीज तो मैं भी दिखता इसमें नहीं है ऐड ना करना आपको। चाहती हूँ, आप अपने मन पे विश्वास करते हैं ना, बहुत चीजें आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका मन कहीं से कुछ और कह रहा होता है उस टाइम कि चलो इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इंट्यूशन वो भी दिखती नहीं है लेकिन वो आभास होती है। उसे श्रुति जी साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जो आप बहुत रिगरसली पढ़ के बहुत साल करते हुए आते हैं, तब जाके वो एक इंट्यूशन गट डेवलप फीलिंग को होता है क्या कि बोलते हैं? काउंटर, अगर आप जैसे इंट्यूटिव और काउंटर इंट्यूटिव गट अप्रोच फीलिंग को कहते हैं, क्या वो कहेंगे आप प्रणव जी? उसे साइंटिफिक मेथड की गट फीलिंग तो यार किसी को भी हो सकती है, तो आप माने नहीं माने तो पर्सनल बिलीफ है। पर्सनल बिलीफ का कम्युनल बिलीफ से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मानो तो कम्युनल मानो तो तो ठीक गंगा नहीं है, है, ना मानो तो वैसा पानी थोड़ा है। सा ठीक नहीं, चंद्र मैं ग्रहण अगर सारे धर्मों के लिए है, सारे संसार के लिए है, जैसे कम्युनल नहीं कहते हैं है। ना, जब तक आपको पता नहीं है तो ऐसा होता है। ये मैं खुद भी नहीं, मानती हूँ, मैं इनसे ऐसा नहीं है कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। जब ज्योतिष नहीं पढ़ा था तो हम भी इसी तरह से सोचते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको दिखना शुरू हो जाता है, जैसे आपको अनुभव जीवन के साथ साथ वो एक्सपीरियंसेस मिलते जाते हैं तो Exactly. आपकी सोच का लेवल अलग हो जाता है। सिमिलरली जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो आपको दिखना शुरू हो जाता है, इसलिए उनसे कोई ऐसा विवाद नहीं है हमारा इस बात बेसिकली पर। इंट्यूटिव पावर्स प्राइवेट एक्सपीरियंस का प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच से, प्रिस्क्रिप्टिव पब्लिक अप्रोच से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने प्राइवेट जीवन में ये मानूं कि ये पत्थर है और ये पत्थर नहीं है, ये एक केला है, तो वो मेरा पर्सनल बिलीफ है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो पत्थर सबके लिए केला होगा। आप ज्योतिष मेरा प्राइवेट शास्त्र को बिलीफ वैसे मेरा मानते प्राइवेट हैं या बिलीफ नहीं? है। मैं मानता हूं कि लोगों को प्राइवेट बिलीफ्स होने चाहिए। खैर वो तो उनके प्राइवेट वो तो बिलीफ्स, उनके इंडिविजुअल प्राइवेट को हमारे बिलीफ्स यहाँ है ही, राइट? वो इंडिविजुअली जो वो भी प्राइवेट बिलीफ हाँ। वो प्राइवेट बिलीफ तक रहना चाहिए। ठीक है, वो तो पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी मान हालांकि सकते ज्योतिष में हैं। भी prescriptions तो हैं कुछ बिल्कुल। you know, कि चलिए कौन सा चलिए ग्रह क्या है। प्रणव जी यही बताइए, देखिए आज देखिए, चूंकि क्या है ना, शुरुआत ही हमने इसी नोट से की थी और इसी बात से की थी कि देखिए गुड न्यूज टुडे जो है तर्क कुतर्क से दूर रहता है, पहली बात। और गुड न्यूज टुडे जो है दोनों पक्षों को, क्योंकि समाज में देखिए हर तरह के विचार वाले भी लोग हैं और हर क्षेत्र से जुड़े लोग हैं जो कि अपनी अपनी राय रखते हैं, अपने अपनी मत रखते हैं, और उन तमाम लोगों को बस हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे जो सही बातें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं, हमारा मकसद बस इतना ही है। यहां पर तर्क कुतर्क करना हमारा मकसद रहता नहीं है। तो चलिए हम विज्ञान की ही बात करें, क्योंकि आपने उसी की पढ़ाई की है तो ऑब्वियसली मैं उसी से जुड़े सवाल आपसे ही करूंगी। तो ये बताइए कि खास करके चूंकि ये बहुत ही आसान है और इस बार जो है इस चंद्र ग्रहण को देखना भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है, बहुत नजदीक है वो अर्थ के, इसलिए भी काफी क्लियरली, इनफैक्ट कल रात ही मैं आपको बताऊं वॉक करते हुए मैंने ही देखा, बहुत खूबसूरत चांद नजर आ रहा था और बहुत ही क्लियरली हम उसको ऑफ कोर्स उसको देख भी पा रहे थे। लेकिन आज बताइए, कल और आज में हमें जो लोग आज देखेंगे क्या फर्क होगा, और खास करके क्या आज विशेष करके कुछ स्टडी भी की जा सकती है, क्या इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग है एस्ट्रोनॉमर्स की? नहीं, स्पेशली एक्लिप्स के दौरान ये एजुकेशनल मोमेंट है, ये रिसर्च मोमेंट नहीं है। ठीक है, ये रिसर्च मोमेंट तब होता है जब हमारी साइंस बहुत पहले होती है। 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में मैं इसको रिसर्च मोमेंट मान सकता हूँ। 21वीं शताब्दी में ये रिसर्च मोमेंट नहीं है, एजुकेशन मोमेंट। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोगों को इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जिसे हम कहते हैं, वो आपको आपकी आंखों के सामने दिखता है। वो जो आपने पढ़ा है कि भाई अर्थ बीच में आ जाती है और सन एक तरफ होता है और मून एक तरफ होता है, वो आपको सामने देखने को मिलता है। आपको रेले स्कैटरिंग देखने को मिलती है। वो उसका रीजन है कि वो चंद्रमा लाल क्यों है। क्या कुछ डिफरेंस भी होगा क्या कल और आज में? कल यानी जो चला गया या कल जो आएगा? जो चला गया कल, क्योंकि हमने भाई कल का चांद देखा था, तो कल और आज में, आज देखने में कुछ हमें डिफरेंस भी नजर आएगा? एक्चुअली होता है कि जो मून है वो ना एक मूविंग ऑर्बिट में चलता रहता है, तो वो कल से और आज में वो कुछ डिग्रीज का फर्क होगा, तो वो उस डिग्री के फर्क की वजह से भी थोड़ा बड़ा दिख सकता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट ये बहुत बड़ा एजुकेशनल मोमेंट है, ये बात सच है। यानी कि स्टूडेंट्स को खास करके आज जो खास करके साइंस एस्ट्रोनॉमी में खास करके 100%
पढ़ते हैं और रुचि रखते हैं उनके लिए आज का दिन काफी अहम है, काफी बड़ा है। बहुत एजुकेशनल मोमेंट है। बिल्कुल। प्रणव जी आएंगे आपके पास। यहाँ पर वान्या जी वापस से आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए खास करके हमारे देश की बात हो रही थी और देश में महानगरों से लेकर कई ऐसे शहर है जहाँ पर क्लियरली ये चंद्र ग्रहण जो है वो देखा जा सकेगा वहाँ पर। और चूंकि सूतक की हम बात भी कर रहे थे तो बात असर की भी करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो ग्रहण काल होगा उस दौरान किस तरह का असर होगा, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा श्वेता जी। तो अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो खाली इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है कि अक्रॉस द ग्लोब आएगा। एंड इनफैक्ट ऐसा ये नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पास्ट में भी आप देखिए जब जब ग्रहण आए हैं, जब जब ग्रहण हुए हैं, स्पेशली जिन कंट्रीज में जहाँ पर ग्रहण जो है कम्प्लीटली विजिबल है वहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं नेक्स्ट 48 आवर्स में आई हैं। जब एक पखवाड़े में 2 ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज, तो वहाँ पर बहुत सारी चाहे नेचुरल कैलामिटीज़ की आप बात करिए, चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा जो है एक जलीय तत्व है, फेमिनिन एनर्जी का जो ये प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा। लोग थोड़ा सा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी जाएंगे क्योंकि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है और कहीं ना कहीं कुंभ राशि जो है वेस्ट को डिनोट करती है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी आपको कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ कुछ इस तरह की घटनाएं। टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी होती हैं वो लिथोस्फेयर को डिनोट करती हैं, तो इस टाइम पर जो उसमें उथल पुथल बहुत ज़्यादा होगी। कई जगह आप भूकंप के इस तरह की चीज़ें देखेंगे विद इन अ स्पैन ऑफ 45 डेज, आज से 45 डेज, पर जो मेजर इम्पैक्ट रहेगा वो आपका नेक्स्ट 15 डेज तक रहता है और मैक्सिमम नेक्स्ट 3 डेज तक रहता ही रहता है। किसी भी ग्रहण का जो इम्पैक्ट होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन को ये ज़रूर टच करता है। जब जब ग्रहण होता है तो जो समुद्र में टाइड्स होते हैं, जो ज्वार भाटा होते हैं, क्योंकि बॉडी में 70% वाटर है, जब वो टाइड्स इतनी हाई टाइड्स हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन बॉडी, जब प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम तक इम्पैक्ट होता है। इतनी सारी रिसर्चेज इस टाइम पर होती हैं। अभी एक रिसेंट रिसर्च का आई वाज स्टडिंग कि जहाँ पर न्यूली बॉर्न मैमल्स पर बैक्टीरियल कल्चरल टेस्ट हुआ, तो उस टाइम पर देखा गया कि वहां पर भी उन चीजों का इम्पैक्ट था। प्लांट किंगडम पर इम्पैक्ट आया, एनिमल किंगडम की एक्टिविटीज जो थी वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हुई। और यहाँ पर वान्या जी अक्सर जैसे आपने भी ये बात कहा कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ग्रहण काल के दौरान इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हाँ जी। तो वैसे ही प्रतीक जी यहाँ पर आपसे जानते हुए कि जो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम कहें कि आप किसी भी सी साइड में चले जाइए जी, तो वहां पे चाहे वो गोवा हो, मुंबई हो, जहां कहीं भी सी है आप वहां पर चले जाइए, आप देखिए कि ग्रहण काल के दौरान किस तरह से हाई टाइड्स वहां पर देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने को मिलती है। साथ ही साथ वान्या जी ने ये भी बात कही जो कि हम देखते हैं कि जब ये इस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है, ये ग्रहण लगता है, उस दौरान मानसिक स्थिति, खास करके मानसिक रोगियों की अगर हम बात करें तो उनमें भी बिहेवियरल चेंजेस, वो पैटर्न हमें बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। जो भी साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है वो इस बात को समझता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा पे हाई टाइड की घटना तो होती होती है। अब जब ग्रहण लगता है तो मैंने जो आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया, वायु वेग से लेके प्राकृतिक परिवर्तन, गुरुत्वाकर्षण जी, इन सब में चेंजेस आते हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च रॉबर्ट बास्टा ने भी प्रूफ किया है। जैसे कि हमारे प्रणव जी बड़े रेप्यूटेड खगोल शास्त्री हैं, वैसे ही वो ऑस्ट्रेलियन खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने भी कहा इस वजह से होता है। तो जो आपने कहा जली जगह है, जली जहाँ पे समुद्र है, वहां पे वो वायु वेग में परिवर्तन है, पानी में परिवर्तन है। अब ग्रहण वो कितना मैसिव है, उसका परिवर्तन कितना मैसिव है, वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने देखा ग्रहण के दौरान सुनामी भी आई है। ग्रहण के दौरान हर बार हुआ है। मैं तो इस चैनल में शो कर रहा था और हमारे सामने मैं बोल रहा था और इसी चैनल में लाइट्स हिलना शुरू हो गई थी, भूकंप आ गया था। इसी चैनल की घटना है। तो निश्चित तौर पर ये होता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं जो ये वायु वेग में परिवर्तन, उसे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना चाहिए, जो कि प्रणव जी भी समझा रहे हैं, मैं भी वही समझा रहा हूं कि भाई इस पे भ्रांतियां नहीं फैलाइए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है, जो दिखता होता नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, प्रणव जी बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? एनर्जी से, राइट? एनर्जी दिखती है क्या? नहीं।
अब आप कहेंगे आप ये अब सवाल प्रणव जी से पूछना हाँ, चाह रहे हैं। सिंपल है, आके एनर्जी दिखती है? नहीं। आप दूध पी रहे हैं, कैल्शियम दिखता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन साइंस प्रूव करती है कि कैल्शियम है उसमें। आपकी बॉडी बताती है कि आपने जब ज्यादा मिल्क पिया तो कैल्शियम की पूर्ति हुई। तो मेडिटेशन मुझे बताता है, माँ कामाख्या देवी का मंदिर मुझे बताता है जब मैं वहां जाता हूं कि हाँ शांति मिलती है। तो कुछ चीजें ऐसे चलती हैं और कुछ चीजें जैसा कि मैं आपको समझाने की वही कोशिश कर रहा था। हर चीज नहीं, आप चैलेंज नहीं कर सकते, नहीं दिखती है, ईश्वर नहीं दिखता, एनर्जी नहीं दिखती, लेकिन तब भी मानना पड़ता है। प्रणव जी, आप अगेन म्यूटेड हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं जब ये कहता हूं कि मुझे मानने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये बात बहुत दावे से कह रहा हूं कि मुझे मानने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर है और उसे जाना जा सकता है तो मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं उसे मानना नहीं चाहता। जो चीज जानी जा सकती है उसको मानने की जरूरत नहीं मुझे। ये मैं जान सकता हूं कि मेरे दूध में कैल्शियम है, तो मुझे उसे मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जान सकता हूं। अगर ईश्वर है तो मैं उसे जान सकता हूं, तो मुझे उसे मानने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि अब भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि साइंस के रीच से बाहर है? कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी भी अनसुलझे से हैं, जिसको साइंस अभी तक जान नहीं पाया है? ज्वाला देवी मंदिर में कैसे ज्वाला जल रही है, इस तरह के मैं 10 एग्जांपल अभी दे सकता हूं, नहीं साइंस समझ पाया। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हर डिसिप्लिन, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई और डिसिप्लिन हो, कैसा भी डिसिप्लिन, वो कितना भी एडवांस हो जाए, वो हमेशा एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस से सफर करता है, हमेशा होता है। आज से 800 साल बाद जो साइंस होगी वो भी ये बात कहेगी कि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके सवालों के जवाब नहीं मालूम। क्योंकि 800 साल बाद के जो सवाल होंगे वो हम सवाल भी नहीं सोच सकते हैं आज। जवाब तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, साइंस बहुत सारी चीजें नहीं जान सकती, पर जो चीज हम जान सकते हैं वो हम सिद्ध कर सकते हैं। वाना जी, लेकिन यहाँ तो हम अगर बात करें सनातन की, अपने धर्म की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ तो कई ऐसी चीजें हैं, ऋषि मुनि बकायदा लिख गए हैं, महसूस कर गए हैं, बता गए हैं, और वो भी साइंस अब जो है धीरे धीरे उसको जब वो टेस्ट कर करके वर्षों में अब जाके वो जान रहा है और प्रमाणित कर पा रहा है एक लेवल पे कुछ चीजें आकर, तो बोल रहा है कि हाँ ऐसी चीजें हुई थी। जैसे कि नासा ने ये एक्सेप्ट किया कि सब कंटीन्यूअस कुछ उच्चारण कर रहे हैं, शायद ओम है या ओम से रिलेटेड है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी बताइए। जो मैं जानने की बात कर रहा था, मैं वो रहीम की एक बात है। रहीम इस बात को कहता है, एक जगह रहीम कहता है कि राम नाम जान्यो नहीं भई पूजा में हानि, कहे रहमन क्यों माने है जम के किंकर का नहीं। तो मुझे मानने की जरूरत नहीं है ना, जब वो जाना जा सकता है, जो है दैट विच इज, इफ इट एग्जिस्ट आई कैन नो इट, तो उसको मुझे बिलीफ में डालने की जरूरत नहीं। मैं बात दूसरी कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि वो गॉड इज नोबल, देन आई वुड स्ट्राइव टू नो इट। उसको मुझे बिलीफ में डाल के उसको छोटा करने की जरूरत नहीं और ना उसको बड़ा करने की जरूरत। मुझे उसको उतना ही आंकना है जितना वो है, पर मैं उसको तभी आंक सकता हूं जब मैं उसे जान पाऊं। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की उस ईश्वर को? आज तक तो कोशिश चली रही है, आगे देखते हैं। हम यहाँ ईश्वर की बात कर भी नहीं रहे, हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। और देखिए, आभास ऐसी चीज है, जैसे मैंने आभास की बात करी थी, बहुत चीजें साइंस में नहीं पता होती तो उसको जानने की कवायद शुरू हो जाती है। और कई साल बाद पता लगता है कि हाँ ये ऐसे है और उसका ये फॉर्मेट है और उसका इस तरीके से जो कॉज एंड इफेक्ट है वो है। सिमिलरली ज्योतिष, और मुझे इस बात को दुख भी है या कभी कहूँ कि अचंभा होता है कि क्यों हमारे पास पहले इतना विकसित था कि उसकी किताबें हमें मिली और हमने वहां से बीच में वो कहीं छूट गया, तो आज वो हमें मिली हैं। तो और जबकि ये जो कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो साइंस ने एडवांसमेंट पाई है वो 19th जो है 100s के उसमें सदी में पाई है, और अभी ये जो 2000 की सदी में चल रही है, अब तो हम AI तक आ गए। अगर इतना जोर मुझे लगता है ज्योतिष पे दिया होगा, हालांकि अब AI आ गया है तो हम ज्योतिष को उससे ऐड करके देख रहे हैं, लेकिन अगर इतना इन्वेस्टमेंट और फोकस उस पर डाला जाए तो ज्योतिष और कुछ नहीं, पैटर्न रीडिंग है। और भगवान की बात यहाँ मैं कर नहीं रही, अभी साइंस भी गॉड पार्टिकल नहीं ढूंढ पाया, हम भी वो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, और वो जब तक जाहिर नहीं होना चाहता वो नहीं होगा। उसको जानने की
जरूरत अंदर से महसूस हो सकती है। नहीं माने वो आपकी मर्जी है, वो कोई बात नहीं, वो जब तक चाहता नहीं है उसे कोई मान भी नहीं सकता है। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें हैं जब आप महसूस करते हैं, खुद में एक्सपीरियंस करते हैं, तभी आप उस चीज को जान पाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने अपने तरह का होता है। कुछ लोग किताब पढ़ करके ही मान लेते हैं कि जो किताब में कही गई बात है वो एकदम सच है। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जब तक वो खुद से देख ना लें, खुद से समझ ना लें, प्रत्यक्ष तौर पर उनके सामने चीजें ना आ जाए, तब तक वो इंसान नहीं मानता है। तो उसमें भी मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, कोई डिस्कशन या डिबेट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, खास करके इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन आज चूंकि ये साल का जो है आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, उसको लेकर हमारी ये विशेष कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।